हेलो क्लास 10th। आज आपका मैथ्स का बोर्ड का एग्ज़ाम था। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आपके लिए। स्टैंडर्ड मैथ का सेट आई मेरे पास है यहाँ पर। तो जल्दी जल्दी से सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक के एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस मैं दूसरी वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और आप चेक कर लेंगे कि आपके 20 में से कितने कितने हमारे सही हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले जल्दी से रीडिंग कर लेते हैं। इफ tan 3 थीटा इक्वल टू √3 देन थीटा बाई 2। तो आपको थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एज यू नो कि tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3। तो यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है tan 60 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास 3 थीटा की वैल्यू कितने आ जाएगी, 60 आ जाएगी। और इस हिसाब से हम थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3 2 6 यानी 20 आ जाएगा। और थीटा बाई 2 अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो वो हो जाएगा 20 बाई 2 यानी कि 10 डिग्री। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 8। तो 4 6 8 का डायरेक्टली आप एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 24। ये आपके पास x आ गया है। ठीक है, x का वैल्यू आ गया है। इसी तरह y इज द एलसीएम ऑफ 3 5 7। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 3 5 7 का एलसीएम आ जाता है आपके पास 105। ठीक है, p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, यानी 24 और 105 का एलसीएम आएगा आपके पास 3 8 जा 24 होते हैं। तो 3 8 जा 24 इंटू और 35 3 जा 105 होते हैं। 3 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 35, यानी ये p की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, p इज द एलसीएम ऑफ 24 एंड 105, ये आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके ऑप्शंस में p इक्वल टू 35x लिखा हुआ है। इसका मतलब 35 तो हमारे पास ये रहा और ये है हमारे पास 24। ठीक है, 24 एक्चुअल में क्या है, 24 दे रखा है हमको x। तो यहाँ पर आ जाएगा x और ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो यानी p की वैल्यू x इंटू 35 यानी 35x हो गई। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, p इक्वल टू 35x। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आप लगा कर देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पहला वाला 6/36, 6/36 इज इक्वल टू दैट 1/6 इज इक्वल टू 3k/3। तो 3 से 3 हमारे पास कट जाएगा और 1/6 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k। ये हमारा आंसर हो गया है। तो ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, 1/6 के का वैल्यू फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्टूडेंट इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल दिस वन। तो इसके जीरोज को अल्फा बीटा हमें बताया गया है। तो सबसे पहले अल्फा बीटा के लिए हम, आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और -b की वैल्यू हुई है माइनस की a। तो माइनस और यहाँ पर -a/, ठीक है, a। ठीक है, -b/a होता है, -b/a। तो यहाँ b की वैल्यू माइनस की a है तो और a की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा यहाँ पर सिंपल सा a आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह अल्फा बीटा यानी मल्टीप्लिकेशन होती है हमारे पास रूट्स की, पॉलिनोमियल की जो भी हमें जीरोस दे रखे होंगे, मल्टीप्लाई दोनों की क्या होगी, हो जाती है c/a। कितनी हो जाती है, c/a। तो c का मतलब यहाँ पर हमारे पास -b है। ठीक है, -b/a की वैल्यू 1। तो ये वाली टर्म अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी a निकाल ली है। अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस की b है, a-b। तो हमारा जो जनरेट हो गया आया आंसर वो आया a-b और ये हमारा ऑप्शन है c। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्लियर, क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 5, देखिए कितना इजी है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया आपके लिए। आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 36 का स्क्वायर रूट दैट इज प्लस माइनस। तो ये आ जाएगा +-6। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, ठीक है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली एट पी एंड क्यू। तो ये जो लाइन दे रखी है आपको, ये एक्स और वाई एक्सिस को पी एंड क्यू पॉइंट पर कट कर रही है। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर। तो आपको इस लाइन के मिड पॉइंट के हमें क्या चाहिए, मिड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट पी क्यू के हमें सेगमेंट चाहिए। क्या होंगे देखिए, एक्चुअल में क्या है, अगर ये जो आपको ए बी सी डी में आपको क्या दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो आपको ये जो लाइन है सेटिस्फाई जरूर करा रहा होगा, क्योंकि इस लाइन पर ये जा रहा होगा, ठीक है, ये पॉइंट लाई कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट जो होगा उस लाइन पर रिप्रेजेंट जरूर करेगा। और एक्स वाई की वैल्यू इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन से रख कर देख लेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन क्या है, सेटिस्फाई करा रहा है। तो ऑप्शन ए को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे कि 2/4 अगर हम करें प्लस 3/6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, इक्वल टू 1। यानी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया है। तो मिड पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होगा, इस लाइन पर ही कर रहा होगा, करेक्ट, जो हमें लाइन दे रखी है, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो गया, करता है इस इक्वेशन को, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, हमें डर और किसी तरह सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन ए हमारा हो गया इसका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इफ टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर दिस वन, ठीक है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू की हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि पी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो दिस वन। 2:1 में हमें यहाँ पर बताना है। तो एक तरह से आप इसको इस टाइप से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए। तो P आप यहाँ रखेंगे, तो P के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -1 और 5, ठीक है, और इसी तरह आपको 5 2 यहाँ पर दे रखा है, इसको मान लेते हैं हम Q। और यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका हम नाम रख रहे हैं ट्रायंगल का पी क्यू आर। यहाँ पर एक पॉइंट T ले लेते हैं जो 2:1 में हमें डिवाइड करके दे रहा है। तो सिंपली आपको, ठीक है, डिवाइड जो लाइन को हमें इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, पॉइंट डिवाइड करता है किसी रेशियो में, वो फॉर्मूला हमें लगाना है। तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5 प्लस, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस का 1 आ जाएगा, अपॉन जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ऐड हो जाएंगे 2 + 1 2 + 1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकंड वाला पोर्शन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 2 × 2 और प्लस आ जाएगा 1 × 5 अपॉन 2 + 1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 - 1 9 9/3 और ये 2 × 4 4 + 5 9 9/3, यानी 3 और 3, क्लियर। 3 3 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है 3 3। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम में आपको 2 टेंजेंट्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ठीक है, और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल दे रखा है 80, ठीक है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, एंगल POA। तो POA जो एंगल है, ये वाला एंगल आपके पास होने वाला है। और आप इस डायग्राम को अगर चेक करें तो अगर आपको पता हो कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दोनों इक्वल होती हैं और ये दोनों अंदर रेडियस भी इक्वल होंगी, तो एक तरह की काइट बन जाएगी। और काइट में जो हमारा डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इस O एंगल को निकाल लेंगे, इस पूरे एंगल O को निकाल कर उसका हाफ कर देंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल होता है 90 का। तो सिंपली हमें क्या करना है, तो सभी एंगल्स को ऐड कर लेते हैं, 80 + 90, ठीक है, 80 + 90 प्लस एंगल पूरा वाला A यानी AOB एंगल को हमने ऐड कर दिया इसके साथ +90,
इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 360। तो हमारे पास 90, 90, 180, 80, 80, 260, यानी 260 को हम माइनस कर देंगे तो एंगल ए ओ बी हमारे पास कितना निकल जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये 100 आ गया हमारे पास तो एंगल ए ओ बी का हाफ करेंगे, हमारे पास एंगल पी ओ ए आ जाएगा। तो एंगल पी ओ ए इसका हाफ कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 50, और ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपको ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, एक कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू आपसे फाइंड आउट कराइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कॉट थीटा को आप सिंपली क्या करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस इसी तरह इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम क्रॉस कर लेंगे तो क्रॉस करने पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को हम कॉसेक थीटा बोलते हैं। कॉस थीटा का जब 1 अपॉन होता है तो सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा कॉसेक थीटा सेक थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका, कॉसेक थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, आपको दिया हुआ है दो ट्रायंगल, एक का नाम है डी ई एफ और एक का नाम है पी क्यू आर। तो कंडीशन कुछ इस तरह बनेगी, आपको दे रखा है यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये हमें दिखाना है इन चार ऑप्शंस में। तो आपको पता है जब भी इस टाइप की कंडीशन होगी और इसमें आपको इक्वलेंसी दे रखी होगी, है ना, तो यहाँ पर हमको जो साइड का, जो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड होती है उनका रेशियो लेना है। तो हम देख लेते हैं दोनों ट्रायंगल का एक्चुअल में एक छोटा सा रफ डायग्राम से हम बना लेंगे। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा बच्चों, देखिए एक ट्रायंगल हम इस टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास डी ई और एफ। इसी तरह एक और ट्रायंगल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा पी क्यू और आर। यहाँ पर एंगल जो हमें इक्वल दे रखे हैं वो एंगल डी वाला और क्यू वाला एंगल दे रखे हैं, ई वाला और आर वाला एंगल इक्वल दे रखा है। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड को लेते जाएंगे, फटाफट से देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर किसको देख लेते हैं, ए को देख लेते हैं। तो यहाँ पर है डी ई। अब पहले डी ई को चेक करें, तो डी ई की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। इसी तरह डी एफ दे रखा है यहाँ पर, तो डी यहाँ पर चेक करिए डी एफ, तो डी एफ की कोरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू रहेगी, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब बी ऑप्शन में चेक करते हैं ई एफ अपॉन पी आर, तो ई एफ वाली साइड जो है हमारी, ये वाली ई एफ के साइड कोरस्पॉन्डिंग पी आर, तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। इसके बाद डी एफ अपॉन पी क्यू, तो डी एफ ये वैल्यू साइड रहेगी अपॉन पी क्यू रहेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन सी में देखते हैं ई एफ अपॉन आर पी, तो ई एफ का मतलब ये ई एफ अपॉन आर पी करस्पॉन्डिंग साइड है, बिल्कुल सही। और डी ई अपॉन क्यू आर, डी ई अपॉन क्यू आर ये भी करस्पॉन्डिंग साइड हमारी बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो तीनों जब हमारे ऑप्शन ये वाले करेक्ट हैं तो ऑप्शन नंबर डी बचा, यही हमारा रॉन्ग होगा। और देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डी ई अपॉन पी क्यू, तो डी ई अपॉन पी क्यू, देखिए ये करस्पॉन्डिंग साइड नहीं है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड होती तो हमारे पास आना चाहिए था ये वाला क्यू आर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रॉन्ग हो गया, तो इस पर हम टिक लगा देंगे, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। यहाँ पर द मेजरमेंट ऑफ एंगल ट्रायंगल एलएमएन एंड एबीसी आर शोन इन द फिगर गिवन बिलो। इसी तरह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो ट्रायंगल हमें दिए गए हैं, यहाँ पे आपको मेजरमेंट्स भी दे रखे हैं। अब आपको ये देख रखे हैं, आपको एंगल एम और बी की वैल्यू सेम दे रखी है 130, यहाँ पे ये 28 है, और 130 प्लस 28 ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास ये जो एंगल निकल के आएगा 22 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल हमारा 28 हो जाएगा। तो ठीक है, इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम कर देंगे, तो 45
ठीक है, अपॉन 5 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 72 अपॉन ए सी आपसे पूछा गया ये वाला ए सी, तो ए सी को एज इट इज राइट कर देंगे। 5 9 हो गया आपके पास, तो ए सी का वैल्यू निकल के आया 72 अपॉन 9, 9 8 तो ए सी की वैल्यू आ गई आपके पास 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलिए आगे करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो। जो वॉल्यूम दे रखे हैं वो इस रेशियो में दे रखे हैं, उनके सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए हमें। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। अब आप जानते हैं कि जो क्यूब होता है उसका एरिया होता है साइड क्यूब, यानी A1 जो हमारा पहले की साइड A1 मान लेते हैं, A1 अपॉन A2, इनका क्यूब जो हो जाएगा हमारे पास ये दे रखा है 8 अपॉन 125। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली आप बता देंगे। A1 अपॉन A2 वैल्यू 2 अपॉन 5, यानी क्यूब रूट ऑफ 8 क्यूब रूट ऑफ 125, ये आ गया। अब हमारे पास जो सरफेस एरियाज होता है वो होता है 6A²। ठीक है, तो अब 6A² का मतलब ये हो गया 6A1 का स्क्वायर और 6A2 का स्क्वायर। तो 6 से 6 हमारा कैंसिल हो गया, यानी A1 अपॉन A2 का स्क्वायर, और A1 अपॉन A2 हमने अभी निकाला था 2 अपॉन 5, तो 2 अपॉन 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 अपॉन 25। तो 4 अपॉन 25 यानी 4:25 आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने वाला है, इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, देखिए सॉल्व करने के लिए आपको दो फॉर्मूले यहाँ पर चाहिए। एक तो एरिया ऑफ सेक्टर का, जब भी आपने एरिया ऑफ सेक्टर का जैसे ही नाम पढ़ा तो वहाँ पर आप देख लेंगे कि हमें उसके फॉर्मूले की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरा है लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क पूछिए, तो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दो फॉर्मूले यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा, इसने कहा है हमारे पास कि जो एरिया है सेक्टर का सर्किल के वो है 30, जिसकी रेडियस 36 है, उसका एक एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है 54 पाई। तो सिंपली आप जो एरिया होता है 54 पाई को लिख देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ पर आप आर की वैल्यू 36 पुट कर देंगे। ठीक है, जिससे हमारे पास जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 15। ठीक है, पाई से पाई यहाँ कट जाएगा, आर की वैल्यू 36 आप रख देंगे तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ निकाल लीजिएगा। पहले सबसे पहले हमें थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो थीटा आपके पास आ गया 15। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हमारे पास जो पार्ट है वो है आर की लेंथ निकालने का। वो होता है हमारे पास 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अब जब हमारे पास 2 ऐसे ही है, पाई ऐसे ही है, आर की वैल्यू 36 है, थीटा की वैल्यू हमने निकाल चुके कितनी है ना 15, और अपॉन 360। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3 पाई। कितनी आ जाएगी 3 पाई, 3 पाई आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो 3 पाई हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को हमने थ्रो किया, एक पासे को हमने फेंका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर नॉट फैक्टर ऑफ 36। तो सबसे पहले देखिए आपको पास 1 से लेकर ठीक है 6 तक नंबर होते हैं एक डाइस के ऊपर। तो वहाँ पर हमारे पास कौन सा फैक्टर नहीं होता है, केवल 5 एक नंबर ऐसा है जो 36 का फैक्टर नहीं है, यानी फेवरेबल कंडीशन आपके पास 1 हो गई। ठीक है, टोटल नंबर्स आपके पास कितने होते हैं 6 होते हैं अपॉन 6। तो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशंस आपके पास 6 है, 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग फैक्टर ऑफ 36। ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, इफ द मीन ऑफ दिस वन इज 7। ठीक है, पहले क्वांटिटी हम काउंट करेंगे कितनी है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो इन 7 क्वांटिटीज़ का हमें मीन दे रखा है, तो इन सब का सम हो जाना चाहिए 7 × 7। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे। किस तरह ऐड करेंगे, 2 + 9 + x + 6 + 2x + 3, ठीक है, +5
प्लस 10 प्लस 5, इन सब का सम हो जाएगा 7 इंटू 7, क्योंकि 7 क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x प्लस 40। ठीक है, इन सबको हम जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x की वैल्यू हमारे पास 9, x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, है ना। जो आपके पास ऑप्शन डी दे रखा है क्वेश्चन में वो आपके पास सही हो जाएगा। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास फ्रेंड, देखिए ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक आपको रेक्टेंगल बनाकर दिया है, मैं एक रेक्टेंगल की शेप यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ओ, ठीक है, ए बी सी, बी के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 0 4 0, ए के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए हैं 0 2 0 और 2। ठीक है, और इसी तरह हमें ओ के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0 0। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं द स्क्वायर ये कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल हमारे पास ए भी है, ठीक है, इसका स्क्वायर चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये एक तरह का आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्स पे, ओ भी जो है एक्स एक्सिस पर है, ओ ए वाई एक्स पर है, तो ये 90 का एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास जो 0 से लेकर बी तक की क्वांटिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4, और 0 ओ से लेकर ए तक की क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास 2, यानी वाई पर चला हुआ। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे इसको। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 16 20 आ जाएगा आपके पास स्क्वायर किस चीज़ का, जो डायगोनल है इसका स्क्वायर 20 आ जाएगा। और 20 ऑप्शन कौन सा है आपके पास, बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, इस पॉलिनोमियल के जीरोज आपसे पूछे गए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें करना नहीं है आपको कुछ भी, सिर्फ फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है तो आप इसको बहुत इजीली कर लेंगे। चलिए इसका फैक्टराइजेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें ये जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है इसको हम राइट कर लेंगे। इसके बाद इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर इस टाइप से करेंगे, 4 के फैक्टर इस तरह करेंगे 3/2 हमारे पास आ जाए, तो प्लस करने पर, है ना। तो ये हमारे पास क्या है 3 1 जा 3 3 1 जा 3, यानी 3 + 1 4 हो गए। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, एक तो हम 2 कर लेंगे, 2 2 जा 4 होता है इस टाइप से। तो √2 की मल्टीप्लाई कितनी आती है 2 हो जाती है ना। √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 हो जाती है, तो उसका हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कर दिया 2√2, है ना, 2√2x और माइनस का √2x। ठीक है, इसको सही से करके राइट कर देते हैं x और +4। ठीक है, जब इसका फैक्टराइजेशन करें यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया, x माइनस कितना आ जाएगा 2√2। ठीक है, और यहाँ से हमने √2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2√2। ठीक है, थोड़ा नीचे राइट कर देते हैं इसको, ये लीजिए, इसको थोड़ा सा मैं इधर राइट कर देता हूँ। √2 हमने कॉमन ले लिया है, और ये आ जाएगा x माइनस 2√2। ठीक, अब x माइनस 2√2, एक फैक्टर हमारे पास ये आ गया, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा x माइनस √2। तो यहाँ से वैल्यू जब निकलेगी तो 2√2 आ जाएगा, और यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ से √2 हो जाएगा, और ये ऑप्शन आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। तो 17 क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 पर हम जल्दी से आ चुके हैं, और यहाँ पर एक हमें डायग्राम दे रखा है ABC, एक ट्रायंगल है आपके पास। ठीक है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इसमें आपको AD परपेंडिकुलर BC, AD ये जो है परपेंडिकुलर दिया हुआ है BC पर। ठीक है, BAC की वैल्यू दे रखी है 90, ये एंगल 90 है।
BC की वैल्यू 16 है, ये पूरा 16 है, ठीक है। DC हमें दे रखा है 4 और AC x दे रखा है। हमको क्या करना है, x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो आप देख पा रहे हैं ये 90 का जो एंगल है इसके सामने की साइड दे रखी है आपको, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये जो हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है, और यहाँ पर ये बेस है, तो हम बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस वाला रेशियो करके लगा सकते हैं यहाँ पर इक्वलेंसी में, ठीक है। तो हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसे पहले 16, ये 90 के सामने एंगल, 90 एंगल के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस अपॉन हम ले लेंगे बेस, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन x, ठीक है। अब जो ये छोटा वाला ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें भी ऐसे ले लेते हैं हम, x अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 64, तो x का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ गया है ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब करेंगे 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, इसको तो बहुत ध्यान से हमको करना है। चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 और 20 में हमें सबसे पहले क्या दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं। हमें ए असर्शन इसमें दे रखा है, जैसे 19 में आपको बता दूं, ए असर्शन एक आपको स्टेटमेंट दिया होगा, बी एक रीज़न दिया होगा। तो अगर हमारा ए ऑप्शन कब लगाएंगे, जब असर्शन और रीज़न दोनों सही होंगे, ठीक है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी असर्शन की। बी कब लगाएंगे, जब दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। और सी कब लगाएंगे, जब हमारे पास असर्शन ए तो ट्रू हो लेकिन रीज़न आर फॉल्स दिया हो। और डी कब लगाएंगे, असर्शन ए फॉल्स हो और रीज़न ट्रू। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को हम रीडिंग करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम द वॉल इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच लैडर रीच इज 8 मीटर। तो कुछ इस टाइप की कंडीशन हो जाएगी हमारे पास कि यहाँ पर कि 8 मीटर तक हमारी ये हाइट तक लैडर जा रही है, लैडर, ठीक है, हाइपोटेनस की तरह वर्क करेगी। और ये जो लैडर की हमें दे रखी है लेंथ, वो कितनी है, वो हमें बतानी है। द लेंथ ऑफ द लैडर इज 10, असर्शन में हमें 10 दिखाना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, 6 है, जो ग्राउंड से लैडर के फुट हैं वो वॉल से कितना दूर है, 6। तो अब ये हॉरिजॉन्टल वॉल से जो डिस्टेंस हो गई ये हमारे बेस का वर्क करेगा, ठीक है। वर्टिकल वाली हाइट हमारी जो है परपेंडिकुलर का वर्क करेगी। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी कि ये 10 100 हो जाएगा, 100 का है ना। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। लैडर की जो लेंथ है वो 10 आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर असर्शन ए तो हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। ट्रू का मतलब, ठीक है, सही है, करेक्ट है। अब आर को देख लेते हैं। लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अगर आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं और मैंने आपको बताया आपको यहाँ पर 8, ये 10, ये 6 हमारे पास आ चुका है। तो अगर हम यहाँ पर एंगल निकालने की कोशिश करें, अगर यहाँ साइन 60 की वैल्यू लें तो जो कि 3/2 आती है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम साइन निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 8/10 निकालेंगे, तो ये दोनों वैल्यू कभी मैच नहीं होंगी। देखो √3/2 और 8/10 ये इक्वल नहीं हो सकते, तो एंगल 60 का नहीं बनेगा, यानी लैडर जो है ग्राउंड से 60 का एंगल नहीं बनाएगी। तो आर हमारा जो ये रीज़न है ये गलत है, ठीक है। ए इज़ करेक्ट, आर इज़ रॉन्ग, फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, यहाँ पर सी ऑप्शन को लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर 20 पर। इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्राउन इन ए सर्किल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये तो एक आपके पास थ्योरम होती है, ये तो आपको पता ही है कि जब भी कि एक आउटसाइड पॉइंट से हम किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट सेम एंगल सबटेंड करती है, ये तो ट्रू हो गया, बहुत बढ़िया बात है। और दूसरा कह रहा है हमें ए पैराग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। हाँ, ये भी बात सही है। अगर हम एक पैराग्राम बनाया गया सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल तो वो क्या होता है, एक रोम्बस होता है। ये भी ट्रू है, दोनों चीज़ ट्रू हैं। लेकिन टेंजेंट जो एंगल सबटेंड कर रही है और हम बता रहे हैं एक
सर्कमस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम के बारे में। तो दोनों अलग अलग डिफरेंट थिंग्स हैं। तो आर जो है इसकी सही जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर इज़ नॉट ए एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए हम कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला लगाएंगे। बोथ असर्शन एंड आर रीजन आर ट्रू बट रीजन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट हमने 20 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, एमसीक्यूज हमारे सारे क्लियर हो गए हैं। आई होप आपने 1 से लेकर 20 तक के सभी क्वेश्चंस समझ लिए होंगे। आज आपको ये पता लग जाएगा कि एमसीक्यूज में से आपके पास कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना आपने गलत किया, कितना आपने सही किया है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने सारे क्वेश्चंस चेक कर सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।